एक ऐसे मशहूर रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए जो किसी शहर में दशकों से अपनी एक खास डिश के लिए जाना जाता है। अच्छा। मान लीजिए वो डिश एक बेहतरीन पारंपरिक बिरयानी है। उस रेस्टोरेंट की 96% कमाई, मतलब लगभग सारी कमाई सिर्फ उसी एक डिश से होती है। हाँ, जो कि काफी आम बात है सफल व्यापार में। बिल्कुल, व्यापार बहुत शानदार चल रहा है, मुनाफा लगातार आ रहा है और ग्राहक उस स्वाद पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन अचानक मालिक कुछ नया करने की सोचता है। हाँ, अचानक रेस्टोरेंट का मालिक एक दिन ये घोषणा करता है कि वो अपना पूरा नाम और पहचान बदल रहा है। और बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। तो और क्या बदल रहा है? वो अपनी सारी जमा पूंजी, करोड़ों रुपए, एक बिल्कुल नई, अनजान और विदेशी डिश का मेन्यू तैयार करने में लगा रहा है। एक ऐसी डिश जिसे बड़े पैमाने पर बनाना वो अभी सीख ही रहा है। पहली नजर में ये फैसला किसी भी सफल व्यापारी के लिए एक अजीब और बड़ा जोखिम लग सकता है। मतलब कोई क्यों ही करेगा ऐसा? सही कहा। कोई भी आम निवेशक या बाजार का विश्लेषक यही सोचेगा कि जब एक स्थापित उत्पाद आपको इतना मुनाफा दे रहा है तो उस पूरे ढांचे को जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। हाँ, एक कहावत है ना कि जो चीज टूटी ही नहीं है उसे सुधारने की कोशिश क्यों की जाए। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के केंद्र में ठीक ऐसा ही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बैटरी उद्योग के दिग्गज अमारा राजा की। अरे हाँ, अमारा राजा, वही कंपनी जिसे भारतीय सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी गाड़ी में मौजूद अमारॉन ब्रांड के लेड एसिड बैटरियों के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस कंपनी ने एक चौंकाने वाला रणनीतिक बदलाव किया है, जो कि काफी चर्चा में भी है। हाँ, जो कंपनी दशकों से अमारा राजा बैटरीज थी, वो अब आधिकारिक तौर पर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी बन गई है। देखो, ये केवल एक कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग या लोगो बदलने की कवायद नहीं है, ये एक औद्योगिक दिशा का पूरा बदलाव है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी महापरिवर्तन की तह तक जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है समझना। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे प्रमुख ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हुए और कंपनी की नवीनतम प्रेस विज्ञप्तियों का अध्ययन करते हुए, और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स भी थी ना। हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स की कुछ बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमने इस पूरी रणनीति के कई पहलू जोड़े हैं। हमारे पास उनकी विस्तृत सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के आंकड़े भी मौजूद हैं। इन सभी अलग अलग स्रोतों से जो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है, वो केवल एक कंपनी के भविष्य की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये भारत के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ईवी इकोसिस्टम के भविष्य की झलक है। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि एक पारंपरिक ऑटोमोटिव दिग्गज कैसे 9500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के साथ भारत के ईवी सप्लाई चेन के भविष्य पर अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। 9500 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात, इस संक्रमण के दौरान उनके सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक लेड एसिड बैटरी कंपनी खुद को अमारा राजा 3.0 में बदल रही है। सबसे पहले इस 3.0 अवतार और उनके उस महत्वाकांक्षी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। हाँ, ये 3.0 का क्या मतलब है? हाँ, जब कंपनी का प्रबंधन अमारा राजा 3.0 शब्द का इस्तेमाल करता है तो वे अपने विकास के तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। पहला चरण उनका शुरुआती दौर था। अच्छा, और दूसरा चरण अमरॉन ब्रांड का निर्विवाद एकाधिकार स्थापित करना था। और ये तीसरा चरण पूरी तरह से लिथियम आयन और एडवांस केमिस्ट्री सेल के इर्द गिर्द बुना गया है। 9500 करोड़ रुपए का एक विशाल निवेश किया जा रहा है। हाँ, जहाँ एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है। बिल्कुल। वहाँ 16 गीगावाट आवर क्षमता वाली सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री और 5 गीगावाट आवर की बैटरी पैक फैसिलिटी का निर्माण हो रहा है। और मुझे लगता है उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। हाँ, हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने 1.5 गीगावाट आवर क्षमता वाली अपने बैटरी पैक प्लांट के पहले चरण का उद्घाटन भी कर दिया है। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए वे हैदराबाद में ई पॉजिटिव एनर्जी लैब्स नाम से एक अत्याधुनिक R&D सेंटर भी बना रहे हैं। और अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक उनका कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट यानी CQP शुरू होने की योजना है। इस प्लांट का महत्व ये है कि यहाँ ईवी निर्माता अमारा राजा की बनाई गई नई बैटरियों का परीक्षण कर सकेंगे, जो किसी भी बड़े कमर्शियल ऑर्डर से पहले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है ना? बिल्कुल। टेस्टिंग के बिना कोई भी ईवी कंपनी बैटरी नहीं खरीदेगी।
यहीं पर मुझे थोड़ा संकोच होता है और मैं उसी रेस्टोरेंट वाले उदाहरण पे वापस आना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए। आज भी कंपनी का लगभग 96% रेवेन्यू लेड एसिड बैटरी से आ रहा है। ये एक ऐसा बाजार है जहां उनका दबदबा है, जहां उनका मार्जिन सेट है। तो फिर इस स्थापित मुनाफे वाले मॉडल से बाहर निकलकर 9500 करोड़ रुपए का दांव लगाना, क्या ये एक अनावश्यक जोखिम नहीं है? मतलब आपको लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या ये ऐसा नहीं है कि अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद को दांव पर लगाकर एक ऐसे लिथियम आयन बाजार में कूदा जा रहा है जहां चीन और दक्षिण कोरिया की महाशक्तियां पहले से ही काबिज हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये कदम जोखिम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भविष्य में अपने अस्तित्व को बचाने के बारे में है। अस्तित्व बचाने के बारे में? इतना बड़ा खतरा है क्या? बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि लेड एसिड बैटरी का जो पारंपरिक व्यापार है वो बहुत हद तक चक्रीय है, मतलब साइक्लिकल है। हाँ, जब ऑटो सेक्टर मंदी में होता है तो इनका राजस्व सीधे तौर पर प्रभावित होता है। सही कहा। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा तकनीक के विस्थापन यानी टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट का है। विस्थापन से आपका मतलब ये है कि भविष्य में गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी की जरूरत ही नहीं रहेगी? काफी हद तक हाँ। पारंपरिक पेट्रोल डीजल कारों में जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका मुख्य काम इंजन को स्टार्ट करना, लाइट्स चलाना और इग्निशन देना होता है। लेकिन पूरी कार उस बैटरी से चलती नहीं है। बिल्कुल। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों में इंजन होता ही नहीं है, पूरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन बैटरी के दम पर चलती है। तो अगर हमारा राजा आज ये 9500 करोड़ रुपए का निवेश नहीं करती है तो जैसे जैसे दुनिया ईवी की तरफ बढ़ेगी, अगले 10 से 15 सालों में उनका 96% रेवेन्यू वाला ये मुख्य व्यापार धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म हो जाएगा। बाप रे। हाँ, ये निवेश महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि सर्वाइवल की कीमत है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर व्यावसायिक वास्तविकता है। वे भविष्य की सुनामी को देखकर आज ही अपनी नाव मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन देखो, एक विशाल इमारत खड़ी कर देना एक बात है और उस गीगा फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली विश्व स्तरीय सेल मैन्युफैक्चरिंग तकनीक लाना बिल्कुल अलग बात है। सेल बनाना कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात सीखा जा सके। और अमारा राजा के प्रबंधन ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। उन्होंने शुरुआत से सब कुछ खुद विकसित करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं किया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अमारा राजा ने पहिए का फिर से आविष्कार करने की जिद नहीं की। उन्होंने पार्टनरशिप्स पर ध्यान दिया। हाँ, उन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप्स का एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुना है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक के लिए गोशिन इनोबैट बैटरीज मतलब GIB के साथ एक बड़ा लाइसेंसिंग समझौता किया है। इस समझौते की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। GIB उन्हें प्रिज्मीय और बेलनाकार मतलब प्रिज्मेटिक और सिलिंड्रिकल दोनों तरह के सेल बनाने की तकनीक दे रहा है। मैं इन तकनीकी शब्दों को थोड़ा सरल करना चाहूंगी। प्रिज्मीय और बेलनाकार सेल में मूल अंतर क्या है और एक ही कंपनी को दोनों क्यों चाहिए? इसे ऐसे समझें कि प्रिज्मीय सेल एक किताब के आकार के होते हैं। वे चपटे और चौकोर होते हैं। हाँ, जिन्हें कारों के फर्श में बहुत कसकर पैक किया जा सकता है। बिल्कुल। ये जगह बचाने और ज्यादा ऊर्जा भरने के लिए बेहतरीन है। वहीं बेलनाकार सेल आम ए या बैटरियों की तरह गोल और लंबे होते हैं। अच्छा, जैसे हम टीवी रिमोट में इस्तेमाल करते हैं, बस थोड़े बड़े। हाँ, वैसा ही कुछ। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जैसी छोटी गाड़ियों में जहां तापमान का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है, वहां बेलनाकार सेल बहुत कारगर होते हैं क्योंकि उनके बीच हवा के गुजरने के लिए जगह बच जाती है। समझ गई। तो अमारा राजा भारत में हर तरह के ईवी बाजार, स्कूटर से लेकर बड़ी कारों तक को टारगेट करना चाहती है, इसलिए उन्हें दोनों तकनीकों की जरूरत है। सही कहा। और बात सिर्फ LFP तक सीमित नहीं है। हमने देखा कि NMC यानी निकल मैंगनीज कोबाल्ट टेक्निक के लिए उन्होंने जियांगसू हाईस्टार के साथ भी समझौता किया है। यहाँ भी उन्होंने एक समझदारी भरा दांव खेला है। मुझे लगता है LFP रसायन भारत की गर्मी के लिए बहुत सुरक्षित है और इसकी उम्र लंबी होती है। हाँ, ये एक वर्कहॉर्स की तरह है। लेकिन NMC रसायन बहुत अधिक ऊर्जा देता है। बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जो कम वजन में ज्यादा पावर देता है। दोनों के अपने अपने ग्राहक हैं। ग्राहकों की बात करें तो ऐसा लगता है कि वे सिर्फ तकनीक ही नहीं जुटा रहे हैं, बल्कि कारखाने से माल निकलने से पहले ही उसके खरीदार तय कर रहे हैं। वो कैसे? एथर एनर्जी के साथ 2 व्हीलर बैटरी पैक के विकास और सप्लाई के लिए उनका MOU साइन हो चुका है। अरे वाह,
और पियाजियो व्हीकल्स इंडिया के साथ भी 3 व्हीलर के लिए LFP सेल और चार्जर आपूर्ति का समझौता किया गया है। इसे उद्योग की भाषा में क्रेडल टू क्रेडल इकोसिस्टम कहा जाता है। इन साझेदारियों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अमारा राजा को एक बना बनाया ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क मिल रहा है। वो थोड़ा समझाएंगे सप्लाई चेन कैसे? लिथियम आयन सेल बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे जिन खनिजों की जरूरत होती है, उन पर चीन का भारी नियंत्रण है। हाँ, ये तो एक जगजाहिर बात है। गोशन जैसी कंपनी के साथ जुड़ने से अमारा राजा को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि उस कच्चे माल की सुचारू सप्लाई की गारंटी भी मिल रही है। अच्छा, अब समझी। नियता रातों रात नहीं मिलती। ये एक बहुत ही चालाकी से बुनी गई रणनीति है। वे विश्व स्तर की तकनीक ला रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भारत के शीर्ष ईवी निर्माताओं को अपना ग्राहक बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़े हाथी की बात करते हैं जो कमरे में मौजूद है। हाँ, पैसा। 9500 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। इतने बड़े विस्तार के लिए पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब उनकी अपनी वित्तीय बैलेंस शीट में ही छिपा है। उनका वही पुराना लेड एसिड बैटरी का कोर बिजनेस इस नए लिथियम आयन सपने को फंड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन असाधारण रहा है। और ये जानकर हैरानी होती है कि उनका न्यू एनर्जी बिजनेस अभी से ही 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर गया है। हाँ, और यहाँ ब्रोकरेज रिपोर्ट से एक बहुत ही रोचक तुलना सामने आती है एक्साइड के साथ। बिल्कुल। जब हम अमारा राजा की तुलना उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी एक्साइड से करते हैं, तो मार्केट शेयर के हिसाब से एक्साइड स्पष्ट रूप से नंबर 1 है। हाँ, वो तो काफी बड़ी कंपनी है। एक्साइड का मार्केट कैप लगभग 32,500 करोड़ रुपए है, जबकि अमारा राजा का मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास है। एक आम नजरिए से एक्साइड ज्यादा बड़ी और ताकतवर कंपनी लगती है। लेकिन बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैप केवल एक पहलू है। असल खेल वित्तीय दक्षता का है। यहीं पर आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि अमारा राजा का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.7% है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके साथ ही उनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.05 है और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% है। मैं चाहूंगी कि एक आम निवेशक के नजरिए से आप इन भारी भरकम वित्तीय शब्दों का असल मतलब समझाएं। आसान शब्दों में कहें तो 18.7% ROCE का मतलब है कि कंपनी अपने व्यापार में लगाए गए हर 100 रुपए पर सालाना लगभग 18.7 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रही है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही शानदार आंकड़ा है। बिल्कुल। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 होने का मतलब है कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए की अपनी पूंजी है तो उन पर कर्ज सिर्फ 5 रुपए का है, यानी कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। हाँ, और 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये दिखाता है कि वे अपनी एक बैटरी बनाने की लागत को इतनी कुशलता से प्रबंधित करते हैं कि वे एक्साइड के मुकाबले प्रति बैटरी ज्यादा मुनाफा बचाते हैं। एक्साइड का मार्जिन करीब 11% है ना? हाँ, लगभग 11%। यानी हमारा राजा की जेब गहरी है और उन पर कर्ज का कोई दबाव नहीं है। वे इस 9500 करोड़ रुपए के निवेश को अपने ही दम पर खींच सकते हैं। बिल्कुल खींच सकते हैं। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में अमारा राजा के कार्यकारी निदेशक विक्रम गौरीनेनी का एक बयान है, जो इस पूरी गुलाबी तस्वीर के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ईटी की वो रिपोर्ट बताती है कि जब अमारा राजा अपनी भारतीय फैक्ट्री में लिथियम सेल बनाना शुरू करेगी, तो उस स्वदेशी सेल की कीमत चीन से आयातित सेल की तुलना में कम से कम 15% अधिक होगी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये कि भारत में बनाना महंगा पड़ेगा। अगर चीन की बैटरियां भारत में बनी बैटरियों से 15% सस्ती हैं, तो भारत की कोई भी ईवी कंपनी देशभक्ति के नाम पर अपना मुनाफा क्यों कम करेगी? वे 15% ज्यादा कीमत देकर मेड इन इंडिया सेल क्यों खरीदेंगी? यही भारतीय ईवी बाजार की सबसे बड़ी दुविधा है। चीन ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम को बनाने में 20 साल लगाए हैं। और उनका स्केल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। वे कच्चे माल की खदानों से लेकर सेल बनाने तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं, जिससे उनकी लागत बेहद कम हो जाती है। भारत अभी इस दौड़ में बस शुरुआत कर रहा है। तो जब तक अमारा राजा की गीगा फैक्ट्री 8-10 गीगावाट आवर के भारी स्केल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वे कीमतों के मामले में चीन को नहीं हरा सकते। सही कहा। और कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 तक बल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाए। लेकिन 2027 तक के इस शुरुआती दौर में
क्या एथर या पियाजियो इस 15% की अतिरिक्त लागत का बोझ उठाने को तैयार होंगे? इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच काम कर रही है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर की कंपनियों को एक कड़वा सबक सिखाया है कि एक जगह पर निर्भर मत रहो। हाँ, किसी एक देश खासकर चीन की सप्लाई चेन पर 100% निर्भर रहना आत्महत्या का समान है। भारतीय ईवी निर्माता ये 15% प्रीमियम देने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक सुरक्षित, निर्बाध और स्थानीय सप्लाई चेन मिलती है। बिल्कुल। इसके अलावा भारत सरकार आयातित सेल पर भविष्य में कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिससे चीनी सेल महंगे हो जाएंगे। इसलिए 15% का अंतर लंबी अवधि में एक तरह से सप्लाई चेन इंश्योरेंस का काम करता है। ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। सिर्फ आज की कीमत नहीं, बल्कि कल की सुरक्षा देखी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ कागजी बातों तक सीमित रहता है। आप सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण की बात कर रही हैं। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि कंपनियां अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स सिर्फ पीआर के लिए या निवेशकों को खुश करने के लिए छापती हैं। ज्यादातर मामलों में ये सच होता है। लेकिन जब हम अमारा राजा की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं, तो वहां पर्यावरण की रक्षा और सीधे व्यावसायिक मुनाफे के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध दिखाई देता है। हाँ, उन्होंने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का आधिकारिक लक्ष्य रखा है, और इसे साबित करने के लिए उनके पास ठोस आंकड़े भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 11.94 गुना वाटर पॉजिटिव बन गई है। उनकी नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 67 मेगावाट हो गई है, जो उनकी कुल ऊर्जा खपत का 25% हिस्सा है। यहाँ वाटर पॉजिटिव होने के तरीके को समझना जरूरी है। एक बैटरी फैक्ट्री में बहुत पानी इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। 11.94 गुना वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके स्थानीय जमीन से जितना पानी निकालते हैं, उससे करीब 12 गुना ज्यादा पानी वापस रिचार्ज कर रहे हैं। अरे वाह! भारत जैसे देश में जहां पानी की कमी से कारखानों को बंद करना पड़ता है, ये रणनीति उनके प्लांट को स्थानीय विरोध और सरकारी पाबंदियों से बचाती है। ये सिर्फ पर्यावरण प्रेम नहीं, बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट है। ये नजरिया सच में आंखें खोलने वाला है। और इसी रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। वो कौन सा? उनकी सर्कुलर इकोनॉमी की पहल। वे अपने कचरे का 94% रिसाइकल करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि उनकी बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाला 85% लेड रिसाइकल स्रोतों से आता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि कैसे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को सीधे अपने मुनाफे मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से जोड़ दिया है। लेड एक वैश्विक कमोडिटी है ना? हाँ, और जिसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। अमारा राजा ने चैयार में अपना ARCS यानी अमारा राजा सर्कुलर सॉल्यूशंस प्लांट स्थापित किया है। अच्छा। पुरानी बैटरियों से 85% लेड वापस निकालकर इस्तेमाल करने से वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से बच जाते हैं। मतलब उन्हें नया महंगा लेड खरीदना नहीं पड़ता। बिल्कुल, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन उस 14% के शानदार स्तर पर बना रहता है। इसका मतलब है कि जो चीज पर्यावरण के लिए अच्छी है, वो उनकी बैलेंस शीट के लिए भी उतनी ही अच्छी है। उन्होंने 2027 तक खुद को जीरो लैंडफिल संगठन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। और ये कदम उन्हें भविष्य के कड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए तैयार करता है, जैसे ESG के नियम। हाँ, अगर कल को वे अपनी बैटरीज यूरोप या अमेरिका में निर्यात करना चाहते हैं, जहां पर्यावरण, सामाजिक और शासन के नियम बहुत सख्त हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी का ढांचा उन्हें एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत सत्र को समेटें, तो ये स्पष्ट होता है कि अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी एक हवा में तीर नहीं चला रही है। बिल्कुल नहीं, उनकी रणनीति बहुत ठोस है। वे अपनी लेड एसिड की पुरानी और मजबूत सफलता की नींव पर खड़े होकर एक बिल्कुल नया लिथियम आयन EV एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। गोशन और एथर जैसी रणनीतिक पार्टनरशिप्स उन्हें तकनीक और बाजार दे रही हैं। और उनका उच्च ROCE और लगभग कर्ज मुक्त होना उन्हें इस 9500 करोड़ रुपए के जोखिम को सहने की ताकत दे रहा है। उन्होंने पुराने व्यापार की कमाई को नए युग के नवाचार के लिए बहुत ही समझदारी से ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो भारत के EV भविष्य का हिस्सा बनना चाहता है। हमने शुरुआत में उस 15% की अतिरिक्त लागत के बारे में बात की थी। हाँ, जो स्वदेशी सेल बनाने में आएगी। बिल्कुल। अगर भारत में बने EV सेल
शुरुआती कुछ वर्षों तक आयातित सेल से 15% महंगे रहते हैं, तो इसका सीधा आर्थिक बोझ किसके कंधों पर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईवी निर्माता कंपनियां अपना मुनाफा कम करेंगी या ये ग्रीन प्रीमियम अंततः उस आम उपभोक्ता से वसूला जाएगा जो शोरूम में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने गया है? ये एक ऐसी पहेली है जो भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिशा तय करेगी। और अगर ये प्रीमियम उपभोक्ता पर पड़ता है तो क्या भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? या फिर हो सकता है कि सरकार कुछ मदद करे। हाँ, या फिर सरकार की नीतियां जैसे PLI स्कीम्स और सब्सिडी इस लागत के अंतर को पाट देंगे और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल लीडर बनने का रास्ता साफ करेंगी। क्या भारतीय उपभोक्ता मेड इन इंडिया के लिए ज्यादा पैसे चुकाने को तैयार है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही सालों में भारत का बाजार खुद तय करेगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए डेटा के साथ फिर से चर्चा करेंगे।